हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देख रहे थे। हमने काफ़ी सारे एक्ट्स देखे हैं। आज हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसके पहले हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 देखा था और उसको हमने लास्ट में जब देखा था तो उसमें एक पॉइंट मेंशन था कि उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को रिव्यू करने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी जो 10 साल बाद, यानी कि जब वो एक्ट यहाँ पे आया उसके 10 साल बाद आके यहाँ की कंडीशंस को रिव्यू करेगी, है ना। सो वहीं से हम आज अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बिफोर गोइंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इसका कुछ बैकग्राउंड देख लेते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो हम इस एक्ट को पढ़ने से पहले समझ जाए तो हमारे लिए अच्छा है। ठीक है, तो मैं बता रही थी कि एक कमीशन अपॉइंट हुआ जिसका नाम था साइमन कमीशन। ठीक है, तो साइमन कमीशन क्यों अपॉइंट हुआ था? वो अपॉइंट इसलिए हुआ था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 यानी कि 1919 का जो एक्ट था वो यहाँ पे लागू जब इंडिया में हुआ है तो उसके बाद यहाँ पे कैसे क्या क्या चेंजेस हुई उसको क्या करना था, उस कमीशन को रिव्यू करना था। तो ये जो कमीशन आया वो क्या था? साइमन कमीशन। ठीक है, जो इसके हेड थे वो थे जॉन साइमन और उन्हीं के नाम पे ही इस कमीशन को क्या कहा गया? साइमन कमीशन। ठीक है, नाउ इसकी एक खास बात ये थी कि ये अपने टाइम से 2 साल पहले आ गया, यानी कि इसको आना तो चाहिए था 1929 को, आफ्टर 10 years ऑफ 1919, बट ये 1927 को आ गया। 1927 को आ गया। ठीक है, तो 2 साल पहले आ गया। उस पर भी इसमें एक और प्रॉब्लम ये हुई कि इसमें 7 मेंबर्स थे लेकिन सभी के सभी क्या थे? ब्रिटिशर्स थे। ठीक है भाई, एक आपने कुछ रूल यहाँ पे लागू किया है, यानी कि ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे कुछ रूल लगाए हैं और उसको स्टडी करने के लिए भी, उसको रिव्यू करने के लिए भी जो कमिटी बन रही है, जो कमीशन बन रहा है, उसमें कौन है? सिर्फ ब्रिटिशर्स ही हैं। तो ऑब्वियसली वो उसकी बुराई तो इतनी ईजिली नहीं करेंगे ना, मतलब वो ये नहीं बता पाएंगे कि इंडियंस को यहाँ पे क्या चाहिए। तो इस वजह से ही यहाँ पे इस कमीशन का बहुत ज़्यादा अपोजिशन हुआ, विरोध हुआ। ठीक है, जो यहाँ के जो लीडर्स थे, यहाँ की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज राइज हो रही थी, उन्होंने इस कमीशन का क्या किया? विरोध किया। खैर, वो अपना हिस्टोरिकल पार्ट है ना। अब क्या हुआ, जब इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट बना ली, किस चीज़ की रिपोर्ट? यहाँ पे सारा कुछ रिव्यू कर लिया, तो उन्होंने क्या किया? अपनी रिपोर्ट बना ली और उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट में या ब्रिटिश गवर्नमेंट को उन्होंने सबमिट कर दिया। ठीक है, तो उसी के कॉन्सिक्वेंसेस से क्या हुआ? लंदन में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए लगातार। कब? 30 में, 1930, 31 और 32 में। ओके, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए 30, 31, 32 में, ये सारा कुछ डिस्कस करने के लिए। ठीक है, जो भी इससे रिव्यू आया था, कब का? 1919 का जो भी कुछ इन्होंने रिव्यू करके दिया उसको इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिस्कस किया। कहाँ पे? लंदन में। एंड दे आर आल्सो इनवाइटेड दिस इंडियन लीडर्स या इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, वहाँ पे उनको इनवाइट किया गया ताकि वहाँ पे इसके बारे में डिस्कशन हो सके। तो हमारे 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे, है ना। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। हिस्टोरिकल पार्ट है, किसने सभी के सभी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड किए? महात्मा गांधी ने कौन सा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड किया? दोज आर द पार्ट ऑफ हिस्ट्री, है ना, वो हम हिस्ट्री में देखेंगे। खैर, तो इसकी जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो रिजल्ट आए उसके बेसिस पे जो एक नया एक्ट बना वो कौन सा था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये कहाँ से आया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। सबसे पहले तो साइमन कमीशन आया, उसने अपनी रिपोर्ट दी, उसके बेसिस पे एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 3 हुए और उसके बाद ये सारा कुछ को मिला के एज अ रिजल्ट एक नया एक्ट बनाया गया जो कि कब आया? 1935 में। इसके बारे में कुछ हम जान लेते हैं। ये जो एक्ट है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्ट है फ्रॉम द स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए कि सबसे पहले तो ये सबसे ज़्यादा लेंदी एक डॉक्यूमेंट था। ठीक है, साथ ही साथ दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम कहें कि हमारे जो एट प्रेजेंट मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन है उसका सबसे बड़ा सोर्स कौन सा है, तो वो कौन सा है? यही है 1935 जो है हमारा एक्ट। ये हमारे मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत बड़ा सोर्स है। इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ से ली गई हैं, कहना चाहिए। ठीक है, 2 चीज़ें और आपको पता होनी चाहिए, वो ये फेडरेशन के बारे में। इसका एम ये था, इस पर्टिकुलर एक्ट का ये एम था कि यहाँ पे इंडिया को एज अ फेडरेशन बनाया जाए, टू स्टैब्लिश इंडिया एज अ फेडरेशन। और साथ ही साथ
the another aim of this particular act was to give a written constitution, यहाँ को एक written constitution देना, ये उसका क्या था, दूसरा एम था, ठीक है। सो ये इसके बारे में हो गया कुछ important points. Now let us see कि इस act में कितने क्या क्या important चीज़ें हैं, हम वो देखते हैं. Before we move on to this, let us discuss two more things. एक है provinces और एक है princely state, ठीक है। देखो यहाँ पे जो इंडिया था वो दो तरीके से डिवाइड था, एक प्रोविंसेस और दूसरा प्रिंसली स्टेट. दोनों में डिफरेंस क्या था? प्रोविंसेस वो एरिया थे जिन पे ब्रिटिशर्स डायरेक्टली रूल करते थे, ठीक है। उनका अपना क्या बोलना चाहिए, ऑटोनॉमी नहीं थी उनमें, ठीक है। वो अपने मन से सारे के सारे डिसीजन नहीं ले सकते थे, यानी कि द प्रोविंसेस वेयर नॉट ऑटोनॉमस, ठीक है। लेकिन जो प्रिंसली स्टेट थे वहाँ पे कौन रूल करता था? वहाँ पे यहाँ के जो नेटिव लोग हैं, यानी कि जो इंडिया के राजा महाराजा हैं, वो लोग वहाँ पे रूल करते थे. और ऐसा कैसे हुआ? इन्होंने क्या किया, कुछ एग्रीमेंट किया होगा ब्रिटिशर्स के साथ. जितने भी प्रिंसली स्टेट थे वहाँ के राजा महाराजाओं ने ब्रिटिशर्स के साथ कुछ एग्रीमेंट किया. हो सकता है वो उनको कुछ टैक्स पे करते हों, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने उनको अपने उस छोटे राज्य में राज्य करने के लिए अलाउ किया, ठीक है. अब देखिए, अगर हम बात करें ऑटोनॉमी की, ठीक है, तो ये जो स्टेट थे प्रिंसली स्टेट, वो अपने एक छोटे स्फीयर में कह सकते हैं, अपने उस छोटे स्टेट में तो ऑटोनॉमस थे. यानी कि वो जो राजा महाराजा लोग हैं वो अपने स्टेट के अंदर अपने रूल्स लगा सकते थे, अपने डिसीजन ले सकते थे, है ना. तो एक हद तक हम ये समझ सकते हैं कि जो प्रिंसली स्टेट थे वो कुछ हद तक ऑटोनॉमस थे, लेकिन जो प्रोविंसेस थे वो ऑटोनॉमस नहीं थे, ठीक है. नाउ वी कम टू दी पॉइंट्स ऑफ दी Government of India Act 1935. Let us discuss that. Okay. So जो सबसे पहला पॉइंट था जो मैं आपको बता रही थी, इसका जो मेन एम था वो ऑल इंडिया फेडरेशन बनाना, यानी कि इंडिया को एज अ फेडरेशन रिप्रेजेंट करना, बनाना था, ठीक है. फेडरेशन क्या होता है? फेडरेशन ये होता है जब बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स they come together to form a unit or to form a union, तो that particular union is known as federation, ठीक है. वो यानी कि जब छोटे छोटे स्टेट्स आपस में अपनी मर्जी से मिलेंगे आके और एक यूनियन कहलाएंगे, ठीक है, एक यूनियन की तरह रिकॉग्नाइज होंगे, तो उसको क्या कहेंगे हम? फेडरेशन कहेंगे. बेसिकली हमारे यहाँ के जो लीडर्स थे वो चाहते भी यही थे कि इंडिया को एक फेडरल स्टेट बनाया जाए, एक फेडरल कंट्री बनाया जाए, ठीक है. तो अब इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने इस एक्ट के तहत क्या किया, प्रोविंसेस को, जैसा कि मैं बता रही थी, प्रोविंसेस को और प्रिंसली स्टेट को मिला के एक यूनिट बनाया या एक यूनियन बनाया, ठीक है. क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे फेडरेशन लाना चाह रहे थे, इंडिया को एक फेडरल स्टेट बनाना चाह रहे थे, फेडरल कंट्री बनाना चाह रहे थे, ठीक है. और उसके बाद उन्होंने क्या किया, कुछ सब्जेक्ट्स को, सब्जेक्ट लिस्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया. यानी कि देखिए, इन्होंने ओवरऑल इंडिया को क्या किया, संघ बनाया है ना, फेडरेशन बनाया. अब इनके बीच में लिस्ट डिवाइड हुई, जैसे कि अभी हमारे यहाँ एट प्रेजेंट चलता है, यूनियन की सब्जेक्ट लिस्ट होती है जिसपे कि सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना सकती है. देन उसके बाद स्टेट की जो कुछ अलग लिस्ट होती है, ठीक है, जिसपे स्टेट गवर्नमेंट लिस्ट बना सकता है, रूल्स बना सकती है. एंड देन एक कॉन्करेंट लिस्ट होती है जिसपे कि दोनों ही गवर्नमेंट रूल बना सकते हैं. तो इसी तरीके से इन्होंने भी डिवाइड किया, एक फेडरल लिस्ट बनाई, दूसरी प्रोविंशियल लिस्ट बनाई और तीसरी कॉन्करेंट लिस्ट बनाई, ठीक है. सो फेडरल लिस्ट मीन्स व्हाट? सेंट्रल लिस्ट, यूनियन लिस्ट. तो जैसे कि हम अपने यहाँ के एग्जांपल में देखें तो हमारा डिफेंस है, हमारा रेलवे है, ये किस में आता है? सेंटर आता है, ठीक है, यानी कि यूनियन में आता है. और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ही रूल बना सकती है, स्टेट वाले इसमें रूल नहीं बनाते. उसी तरीके से प्रोविंशियल जो कि स्टेट लिस्ट वाली होती है, जैसे कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, पुलिस हो गई, तो इसमें कौन रूल बनाएगा? इसमें पर्टिकुलर स्टेट बनाते हैं, ठीक है. कुछ लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट होती है जिसमें कि दोनों ही लिस्ट वो बना सकते हैं, रूल बना सकते हैं, ठीक है. जैसे कि हमारे कॉन्करेंट लिस्ट में मान लीजिए फॉरेस्ट वाली चीज़ें आ गई है ना, फॉरेस्ट एरिया आ गया, तो उसमें दोनों ही मिलके लिस्ट में रूल बना सकते हैं, यानी कि यूनियन और स्टेट दोनों मिलके. तो इसी तरीके से क्या गया, तीनों के तीनों इस तरीके से लिस्ट को डिवाइड किया गया. और इसके अलावा भी अगर ऐसे कुछ सब्जेक्ट मैटर हैं जो बच गए हैं तो उनको रेसिडुअल या रेसिडरी में डाल दिया गया. और उस पर कौन रूल बना सकता था? उस पर वॉइसरॉय बना सकता था रूल, ठीक है. फिर से समझिए, फेडरल पे सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल पे स्टेट गवर्नमेंट और कॉन्करेंट पे दोनों मिलकर रूल बनाते. स्टिल इफ फ्यू सब्जेक्ट्स आर लेफ्ट बिहाइंड, then viceroy was responsible to make the rule for that particular residual subjects, ठीक है. Now
तो क्या ये फेडरेशन बना, हमारा इंडिया फेडरेशन बना? नहीं बना, क्योंकि ये जो प्रिंसली स्टेट थे ना, ये फेडरेशन में आने के लिए तैयार नहीं थे। क्यों नहीं आना चाहते थे? वो इसलिए नहीं आना चाहते थे कि भाई उनको लग रहा था कि हम अपने राज्य में तो अपना हम रूल चला ले रहे हैं, लेकिन अगर हम ओवरऑल जुड़ जाएंगे, ठीक है, तब हम अपने राज्य में अपना रूल नहीं चला पाएंगे। वो अपने आप को ऑटोनोमस समझ ही रहे थे, है ना। सो दे वेर ऑटोनोमस इन देयर ओन स्पीयर, ठीक है। तो इस वजह से वो एक यूनियन में नहीं आना चाह रहे थे। तो ये जो फेडरेशन वाला वर्क है, ये काम नहीं आया, ये पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाया अच्छी तरीके से। ओके, नाउ लेट्स सी दी नेक्स्ट पॉइंट। नाउ आपको पता होगा कि हमने डार्की पढ़ा था और पिछले लेक्चर में, और वहाँ पे क्या हुआ था, सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया था ट्रांसफरेबल और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट में, है ना। तो उसको क्या किया गया, एबॉलिश कर दिया गया। कहाँ से? प्रोविंसेस से। प्रोविंसेस में हमने देखा था कि प्रोविंसेस के 2 सब्जेक्ट बना दिए गए थे, ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड। दोनों में गवर्नर रूल बना रहे थे। एक में वो लेजिस्लेटिव काउंसिल की तरफ रिस्पॉन्सिबल थे, दूसरे में नहीं थे, है ना। यानी कि वो अपने मन से काफ़ी सारे सब्जेक्ट में रिजर्व्ड वाले में रूल बना सकते थे। तो ये जो है प्रॉपरली वर्क नहीं किया। सो दैट इज वाई दे हैव अबॉलिश्ड दैट पर्टिकुलर सिस्टम फ्रॉम दी प्रोविंसेस या फिर स्टेट, ठीक है। अब क्या किया गया, इसको देखिए क्यों हटाया गया, क्योंकि यहाँ के जो नेता थे उनकी मांग यही हो रही थी कि हमारे सिस्टम को, हमारे कंट्री को फेडरेशन की तरह बनाइए और साथ ही साथ ऑटोनोमस भी बनाइए, ठीक है। सो अगर हम उस तरीके से देखो जिसमें गवर्नर पूरे के पूरे फैसले ले रहा था, कुछ सारे सब्जेक्ट ऐसे थे जो रिजर्व वाले, जिसमें गवर्नर बिना लेजिस्लेटिव काउंसिल के रिकमेंडेशन पे भी फैसले ले सकता था अपने से। तो इस तरीके से तो स्टेट ऑटोनोमस नहीं हो सकता था, है ना। तो इसलिए इसको हटा दिया गया। अब क्या किया गया, ये क्यों हटाया गया, क्योंकि हम अपने स्टेट को क्या बनाना चाहते थे, ऑटोनोमस बनाना चाहते थे। किस तरीके से? बाय प्रोवाइडिंग इट विथ अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। नाउ व्हाट इज अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट? अभी भी यहाँ पे स्टेट में जो फैसला लेगा वो गवर्नर ही लेगा, बट उसको कौन उस फैसले को लेने के लिए हेल्प करेगा? मिनिस्टर, एंड दीज मिनिस्टर वे रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द लेजिस्लेटिव काउंसिल। यानी कि ये मिनिस्टर लेजिस्लेटिव काउंसिल की तरफ जवाबदेह थे, ठीक है। उनको सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी लेजिस्लेटिव काउंसिल की तरफ, ठीक है। और ये तो डायरेक्टली इलेक्शन से चुन के आ रहे थे, यानी कि एक तरीके से ये लोगों को ही रिप्रेजेंट कर रहे थे। यानी कि जो लोग कहेंगे वही मिनिस्टर्स रूल बनाएंगे, बताएंगे किसको? गवर्नर को बनाने के लिए। तो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द ऑटोनोमेसी ऑफ द प्रोविंसेस और स्टेट, ठीक है। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। देखो यहाँ से तो हटा दिया गया, लेकिन ये जो डायरकी है ये कहाँ लाया गया? जो द्वैत शासन हो रहा था वो कहाँ लाया गया? वो लाया गया सेंटर में, ठीक है। सेंटर में लाया गया। अगेन यहाँ पे 2 लिस्ट डिवाइड हुई, ट्रांसफर्ड वन एंड रिजर्व्ड वन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चला नहीं, ठीक है, इट वॉज नॉट अप्लाइड प्रॉपरली। ओके, नाउ अनदर पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये कि हमने देखा था कि यहाँ पे बाई कैमरल बनाने की बात हो रही थी। अगर कोई स्टेट, हम किसी को बता रहे हैं कि कोई कंट्री फेडरेशन में आए, तो उसके कुछ फीचर्स होते हैं, जिसमें से बाई कैमरलिज्म भी एक फीचर है। यानी कि जो स्टेट्स में है बाई कैमरलिज्म होना चाहिए, ठीक है। अब बाई कैमरल क्या था कि वहाँ पे जो 2 पार्ट्स में हाउसेस डिवाइड थे, अपर हाउस और लोअर हाउस, है ना। तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो क्या है? अपर हाउस, और लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है? लोअर हाउस, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो बाई कैमरलिज्म को एक्सटेंड किया गया। अब यहाँ पे बंगाल, यानी कि 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस जो थे यहाँ पे, ठीक है, 6 प्रोविंसेस को, कौन कौन से? बंगाल, बॉम्बे, बिहार, मद्रास, असम और यूनाइटेड प्रोविंसेस को, इन 6 प्रोविंसेस में बाई कैमरल चीज़ों को अप्लाई किया गया, ठीक है। वहाँ पे 2 हाउस बनाए गए, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। दैट इज अपर हाउस इज लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली एज लोअर हाउस, ठीक है। सो दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लेट्स सी सम मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम कुछ आगे के पॉइंट्स देखते हैं। तो अगला पॉइंट है एक्सटेंशन ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। हमने देखा था किस तरीके से पहले मुस्लिम्स को, उसके बाद फिर अगले एक्ट में सिख को, यूरोपियंस को, एंग्लो इंडियंस को, है ना, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया गया था। वैसे अब इसको और आगे बढ़ाते हुए इन्होंने डिप्रेस्ड क्लास, यानी कि जो शेड्यूल कास्ट है, वुमेन है और लेबर को भी क्या दिया गया? कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया गया, ठीक है। कौन से एक्ट में? 1935 में इनको किसको डिप्रेस्ड क्लास, दैट इज शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं उनको, वुमेन को और लेबरर को कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। यानी कि अब हमने पिछले बार देखा था कम्युनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। ये ही लोग
अगर एक एरिया में एज अ कैंडिडेट खड़े हैं तो इनको उन्हीं जैसे ही लोग क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई वुमेन खड़ी हुई किसी एक इलेक्शन में तो उस वुमेन को इनके हिसाब से, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से, एक वुमेन ही जाके वोट कर सकती है, मेल नहीं कर सकता है। ठीक है। सो ये क्या हुआ, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इनको उन्होंने फर्दर बढ़ाया। 3 स्टेज में आप देख सकते हैं कि बढ़ाया। एक बार मुस्लिम्स के लिए, फिर बाकी 4 कम्युनिटी जो मैंने बताया, सिख, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियन, है ना, क्रिश्चियंस, इनके लिए। एंड देन दे हैव अगेन एक्सटेंडेड इट फॉर वुमेन, लेबर एंड दिस डिप्रेस्ड क्लास। नाउ एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट हुई, पिछले बार हमने देखा था कि ये जो वोटिंग जो कर रहे थे ना, फ्रेंचाइजी जिसको हम कह रहे हैं, वो जो फ्रेंचाइज दी गई थी वो पहले किसको थी, जो ज़्यादा टैक्स पे कर रहे थे, है ना, जो जिनके पास प्रॉपर्टी ज़्यादा थी, ज़्यादा टैक्स पे कर रहे थे, जो हाईली एजुकेटेड लोग थे, उनको ही सिर्फ वोटिंग का अधिकार दिया गया था। लेकिन अब ये किसको दिया गया है, इंडिया की 10% पॉपुलेशन को वोटिंग का अधिकार दिया गया। फर्स्ट टाइम यहाँ पे 10% पॉपुलेशन को वोटिंग का अधिकार दिया गया। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इस्टेब्लिश्ड हुई इस पर्टिकुलर एक्ट से, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और सबसे पहला है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ RBI, दैट इज रिजर्व्ड बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ की करेंसी और क्रेडिट को मैनेज करने के लिए RBI की स्थापना की गई। RBI क्या है, रिजर्व्ड बैंक ऑफ इंडिया, इन द ईयर 1935 इस पर्टिकुलर एक्ट से यहाँ पे स्थापना की गई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी टाइम एग्जाम में आता है। ठीक है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें स्टैब्लिश की गई, जैसे कि जो है फेडरल PSC, ठीक है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि जो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन है। देन वी हैव प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, दैट इज स्टेट सर्विस कमीशन, एंड देन वी हैव जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें स्टैब्लिश की गई। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट। फ्यू मोर थिंग्स विच वर स्टैब्लिश, उसमें से एक था फेडरल कोर्ट। ठीक है। फेडरल कोर्ट यानी कि एक तरीके का सुप्रीम कोर्ट। फेडरल मतलब क्या, उस समय ओवरऑल यूनियन, ओवरऑल कंट्री की बात हो रही है। तो ये क्या था, फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई कब, 1937 में। दे हैव स्टैब्लिश्ड फेडरल कोर्ट इन द ईयर 1937। और ये फेडरल कोर्ट के नाम से कब तक चला, टिल 1950, जब सुप्रीम कोर्ट पिक्चर में आया। ठीक है। जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई तब तक ये फेडरल कोर्ट चला। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एबॉलिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है। आपको याद है कि हमारे पास एक काउंसिल ऑफ इंडिया हुआ करती थी, जो कि स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को हेल्प करने के लिए बनाई गई थी। ठीक है। ब्रिटेन में जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, जिसको वॉइसरॉय रिपोर्ट करते थे, मैंने आपको बताया है, उसकी हेल्प को एक कौन क्या बनाई गई थी, काउंसिल ऑफ इंडिया एज एन काउंसिल बनाई गई थी। कब, सॉरी, यहाँ ये 1858 को, 1858 के वाले एक्ट में क्या बनाया गया था, वो काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई गई थी, जिसको क्या किया गया, इस समय उसको बंद कर दिया गया या अबॉलिश कर दिया गया। ठीक है। अब उसके पास जो स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उसके पास एक एडवाइजरी बॉडी बस रह गई। ठीक है। इसको अबॉलिश कर दिया, काउंसिल ऑफ इंडिया नाम से उसको हटा दिया गया वहाँ से। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और मैं आपको बता रही थी कि ये एक्ट जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। आपको पता है जब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन आया वो काफ़ी टाइम बाद आया, आफ्टर इंडिपेंडेंस, है ना, जब वो लागू हुआ 1950 के अराउंड, जब वो लागू हुआ तो इतना टाइम था, उस समय तक वी वे आर फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर एक्ट एज अवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो ये सोचिए आप कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। सो एज एन इंट्रीम कॉन्स्टिट्यूशन ये कुछ टाइम के लिए हमारे यहाँ चला। ठीक है। सो यस, दिस वाज ऑल अबाउट द 1935 एक्ट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।